हेलो व्यूअर्स, मैं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के हवाले से तो बात होगी, लेकिन इसके असरात हमें पाकिस्तान से बाहर की दुनिया में भी नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुज़ाहरे हुए, इसके साथ-साथ जो हुकूमत की तब्दीली हुई है, इमरान खान साहब गए और उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने चार्ज लिया। लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के लोगों में, मुख्तलिफ़ किस्म के अगर सोशल मीडिया पे देख लें या जिस तरीके का वाक़या अभी गुज़िश्ता दिन मेरियट होटल में हुआ, वो हमने देखा कि मतलब गालम गलोच मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को करना क्या चाहते हैं। अब ये लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में नंबर पूरे नहीं थे, हुकूमत उनकी ख़त्म हो गई, लेकिन अब इनका आगे का लाहे-अमल क्या है? इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और आज काफ़ी लंबे अरसे के बाद मुझे जॉइन कर रहे हैं पॉलिटिशियन फ्रॉम द यूएस साजिद तारड़ साहब, क्योंकि आप सब लोगों के जाने-पहचाने हैं। आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे और मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे भी देखते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। सर, डायरेक्टली इस पे आऊँगा क्योंकि आप यूएस में होते हैं, पॉलिटिक्स भी आपका काम है और करीब से देखते हैं पाकिस्तान के हालात को भी, अमेरिका के हालात को भी। जो हुकूमत की तब्दीली हुई है और जिस तरीके से एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, आप क्या समझ रहे हैं कि ये करना क्या चाहते हैं अब इस चीज़ के बाद? देखें, जो कुछ भी हो रहा है सबसे पहले तो वो ये है कि ये इंतहाई अफसोसनाक है, काबिल मुज़म्मत है। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है और इसको पॉलिटिकल प्रोसेस ही समझना चाहिए। तीन चीजें इस वक्त जो हो रही हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा रंज और अफसोस है, जो इस वक्त हमारे पीटीआई के भाई जो वो कर रहे हैं। एक तो उन्होंने मजहब को इन्वॉल्व किया, ये सबसे बड़ी गलत बात की सियासत में। यस। इन्होंने नौज बिल्ला ये कॉन्सेप्ट क्लीन वहां पे फैला दिया है जो पीटीआई का नहीं है। नौज बिल्ला वो काफिर है, शायद वो हक पे नहीं है। ये वाहिद लोग हैं जो हक पर है। दूसरा ज्यादती सबसे बड़ी ये है कि ये समझते हैं जो पीटीआई को नहीं मानता वो पाकिस्तान का गद्दार है। और अब तीसरी चीज, इन्होंने गैर जमहूरी चीजें जो सोचनी शुरू कर दी। पहले तो इनके लीडर ने गैर जमहूरी इकदाम उठाए। उन्होंने एक मरासला जो कि एक रूटीन का हिस्सा होता है, उसको उठाया और उसको उन्होंने अभी तक उस पर वो समझते हैं कि वो दोबारा इलेक्शन ही बल्कि उस पर लड़ेंगे वो मरासले पे। हालांकि उनकी सियासी मौत हो चुकी थी जिस दिन एमक्यूएम ने अपनी वाबस्तगी उनके साथ खत्म की थी। सियासी मौत। और जो अगर सियासत के बारे में देखा जाए, ना उन्हें जमहूरियत का अंदाजा है ना सियासत का अंदाजा है। उसके बाद दूसरा गैर जमहूरी इकदाम उन्होंने जो उठाया है वो रिजाइन देने, इस्तीफे देने। ये बिल्कुल इसी तरह मुतरादिफ है कि अगर आप कैच आउट हो जाएं तो आप विकेटें उठा के बाहर दें। आप कहें ना मैं नहीं खेलूंगा जी, ना मैं खेलने दूंगा। ये ज्यादती है। आपको ईवान ने प्राइम मिनिस्टर बनाया था, आपको ईवान के अंदर रहना चाहिए था। ईवान के अंदर रह के, पार्लिमान के अंदर रह के जद्दोजहद करनी चाहिए थी। आइन सबसे ज्यादा सुप्रीम है पाकिस्तान में, उसकी इज्जत होनी चाहिए थी। और बिल्कुल यही हमारे पीटीआई के जो भाई हैं हमारे, वो इस वक्त इसी चीज को लेकर वो इतने गुस्से में है जो कि इस वक्त खतरनाक। इस वक्त जो पाकिस्तान में उनके जो जुलूसों में नारे लगाए जा रहे हैं वो रियासत के खिलाफ है, वो इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ नहीं है, रियासत के खिलाफ है। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें रियासत का लेना देना कुछ नहीं है इसमें। सर, एक चीज और, मतलब जिस तरीके से पासपोर्ट जलाकर, पाकिस्तानी पासपोर्ट्स को जलाकर उसकी वीडियोस बना रहे हैं, साथ में आपने कहा कि मतलब नारे लगा रहे हैं कि भाई फलां अमेरिका का गद्दार तो पता नहीं अमेरिका का यार तो गद्दार। सर, ये चीजें क्यों हो रही है? हालांकि अमेरिका ने, अगर हम देख लें, ठीक है, हमारे ताल्लुकात ऊंच नीच का शिकार होते रहे, लेकिन बहुत सारे मौकों पे हमें उन्होंने मतलब हेल्प भी की है बहुत सारी चीजों में, और आज भी हम आईएमएफ के मोहताज हैं। तो क्यों कर हम मतलब इस तरह की हरकतें कर क्यों रहे? इतने एजुकेटेड लोग होंगे, कोई मतलब ऐसे तो नहीं एजुकेटेड। आप तो एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इनके ज्यादातर पीटीआई के जो इस वक्त इनके लीडरान हैं, या तो उनके बच्चे अमेरिकन सिटीजन हैं, या ब्रिटिश सिटीजन हैं, या कनेडियन सिटीजन हैं, या अमेरिका में इनकी प्रॉपर्टीज हैं। आज मैं हैरान हूं, हमारे एक जो एडवाइजर साहब थे जो खुद ग्रीन कार्ड होल्डर है, उनसे बार बार मतीउल्लाह जान ने कहा है कि अमेरिका के खिलाफ नारा लगाएं, तो वो शर्मिंदा थे आगे से वो। लेकिन देखें, अफसोस है, ये कहते हैं कि लोगों के बच्चे निकलें बाहर और खून की कुर्बानी दें हमारी सियासत के लिए, हमारी कुर्सी के लिए। अपने इनके सबके इमलाक भी यहां है,
बच्चे भी यहाँ अमेरिका में। यही एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी है जिसके खिलाफ मैं मुसलसल 5-6 साल से शोर कर रहा हूं कि खुदारा पाकिस्तान में पाकिस्तानी लीडर ढूंढो। ये इंपोर्टेंट चीजों के शौक में आपने हर चीज इंपोर्टेड कर ली है। ये तो इंपोर्टेड हुकूमत की बात आज जो शहबाज शरीफ पे इल्जाम लगाया जा रहा है, आपकी हुकूमत कौन सी लोकल है? आपकी भी तो इंपोर्टेड है। सबसे पहले तो आपको भी लाया गया था, आपके मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर कहते रहे कि हमारे सर पे हाथ रख के लाया गया है, और एक तो चले कोई लेके आने वाले थे जिनके खिलाफ आज आप नारे लगा रहे हैं, दूसरे आपके सारी कैबिनेट जो है वो सारे फॉरेन नेशनल है सारे। 15 से ज्यादा तो आपके एडवाइजर इस वक्त, फैसल वाडा साहब कौन थे, वो सबसे बड़े लीडर है, जैदी साहब कौन है, आप शहबाज गिल साहब का नाम, ये तो 3-4 के, बाकी भी देखें सारे आप, ये सारे अमेरिकन है। तो आप अमेरिका का, और दूसरा एक सबसे जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे मोहित यूसुफ साहब, सर देखें उनको देख लें आप, इन आपके हर जो रूलिंग एलीट, मैं लीडरान की बात नहीं करूंगा, एक रूलिंग एलीट है, उनके सब के ताने बाने यहाँ अमेरिका से ही मिलते हैं, उनके बच्चे यहीं जाबे कर रहे हैं, यहीं पढ़ रहे हैं, यहीं प्रॉपर्टियां हैं। आपके लिए एक धोखा क्रिएट किया गया है। ये रूलिंग एलीट है, चेहरे तब्दील करके बार बार पार्टियां तब्दील करके आ जाती है। खान साहब ने खुद लफ्ज इस्तेमाल किया था इलेक्टेबल्स, उन्हें पता था कि इनके बगैर वो नहीं चल पाएंगे और उनको चलाते रहे हैं। वो असली अपने जो उनका ओरिजिन था वो तो खत्म कर दिया था उन्होंने। अलीम खां उनके साथ मारे खाता रहा 25 साल, पैसा अपना लगाता रहा, उसको उन्होंने मार मार के वीडियो देखते रहे उसकी। फिर जहांगीर तरीन की बच्चियों तक पर्चे कराए हैं, फिर मोहसिन बेग जैसे लोगों को क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। अपनी ऑर्गेनिक पीटीआई तो खत्म कर दी थी। अब तो मांगे तांगे लोग जो आगे पीछे से हैं उनसे वो काम चला रहे हैं। इंपोर्टेड अमीर लोगों के इंपोर्टेड बच्चे हैं बिगड़े हुए, और चाबियां मुल्क की आई उन्हें उनको दे दी थी, इसीलिए तो एमएनए सारे भाग गए। उसकी वजह ये है कि वो बेचारे अपने हलकों से इस्लामाबाद आते थे खान साहब को मिलने, और 3-3 महीने बैठ के इस्लामाबाद चले जाते थे, टाइम ही नहीं देते थे खान साहब उनको, ना असेंबली आते थे। अब देखें आज तहरीक एतमाद वाले दिन भी नहीं आए उस दिन। मेरा वो समझते हैं कि आई एम द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, ये असेंबली बहुत छोटी है मेरे लिए, पाकिस्तान बहुत छोटा है मेरे लिए। जब आप ये सोचना शुरू कर दें तो यहीं से आपकी बुनियाद खराब। सर एक चीज और, जिस तरीके से खान साहब आपने कहा कि एक तो पार्लियामेंट में नहीं आए, 3 अप्रैल को भी नहीं आए, अभी जब 11 अप्रैल को फिर मतलब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था तो वो नहीं उन्होंने मतलब मुनासिब समझा। शायद वही आप वाली बात है कि वो वर्ल्ड लीडर अपने आप को समझते हैं। हालांकि मेरे ख्याल में अगर सही इलेक्शन हो जाए तो शायद अपना हल्का भी हार सकते हैं, ये हालत है इनकी। लेकिन सर इसके बावजूद क्यों, एक तो एक लेटर वाली जो कहानी इन्होंने बनाई वहां पे क्या असर आपको नजर आ रहा है? क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट के हमने 2-3 स्टेटमेंट्स ऑफिशियली उन्होंने रिलीज किए वीडियोस कि भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आप जाने आपका काम जाने, हम कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। अगर चेंज हो रहा था आप उसको रिजीम चेंज का क्यों नाम दे रहे? सर तो ये वाला नैरेटिव बिल्ड करके इमरान खान को नुकसान हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन सर पाकिस्तान को तो मेरे ख्याल में बेतहाशा नुकसान हुआ। देखें पाकिस्तान को, मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा, बहुत जरूरी है। एक तो उसमें यह है कि पाकिस्तान अमेरिका के रडार पे मौजूद ही नहीं है। 3.5 साल से जो आपको कॉल नहीं गई बाइडेन साहब की, तो वो एक वाज़ेह निशानी कि आप कितनी इंपॉर्टेंस है आपके रीजन में। आप मांगते फिर रहे हैं दर बदर, आप लोगों से खैरात मांगते फिर रहे हैं। आपकी वही एक आदत है कि गली में फकीर आए तो वो फिर उसी वही है आपकी इसी तरह की ट्रीटमेंट। अब उसके बाद ये था कि 3.5 साल जिस प्रेसिडेंट ने आपको कॉल नहीं की, वो आपको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है जो आपकी रजीम चेंज करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह, खान साहब ने एक भी ऐसा एक्शन नहीं उठाया जिसकी वजह से अमेरिका चाहे कि इनको निकाला जाए, सिवाय एक चीज पे कि ये रशिया गए ऐसी टाइमिंग पे जब पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर का इंतजार कर रही थी, ये वहां गए। लेकिन उसके साथ मेरा आर्गूमेंट ये है कि अगर फिर उन्होंने रजीम चेंज रशिया के गुस्से में कराते तो मोदी साहब भी कराते, क्योंकि वो तो तेल ले रहे हैं रशिया से। और कल भी जो बाइडेन से मुलाकात उनकी हुई वर्चुअल। अगर अमेरिका इस तरह रजीम रशिया के गुस्से में कराता तो आपकी ना कराता, मोदी की कराता। आप तो वहां से जाके भी खैरात मांगते रहे और खैरात में गंदम लेकर आए वहां से रशिया से। बिल्कुल। तो बात ये है कि आप पहले अपने आप को काबिल कर लो कि आप दुनिया का कोई अच्छा बुरा करने की सलाहियत हो, तो फिर वो आपकी रजीम चेंज कराएंगे। अभी तो आप बिल्कुल यतीमों फकीरों वाली हालत है आपकी। आप सुबह की खाते हैं तो शाम की फिक्र पड़ जाती है आपको। इस वक्त आपकी इकॉनमी जो छोड़ के गए हैं आप, और दूसरा रियासत मदीना का और सारा कुछ करना पड़ा खान साहब को। देखें कंटेनर पे इनको डीजे भट्ट ने इनका लाइफ लाइन वो था, वो कौम की बच्चियों बच्चों को वहां नचाता था कंटेनर पे। उस वक्त इनका स्टैंड ये था।
वहां से निकले तो इन्होंने कहा, किसी ने इनको मशवरा दिया था पीआर फर्म ने कि रियासत मदीना का नाम यूज करें तभी आप सर्वाइव कर पा रहे हैं, वरना आपके पास परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये फौरन अमीरुल मोमिनी अपना अमर बिन मारूफ शुरू कर दी प्रोजेक्ट। फिर उस पे चले तो साथ इन्होंने कहा कि दूसरा जो सबसे ज्यादा खतरनाक जो तीर चल सकता है वो गद्दारी का है, फिर इन्होंने वो भी शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इस वक्त खान साहब आग से खेल रहे हैं। खान साहब बरपे हैं कि पाकिस्तान की सोसाइटी को, उसके फाउंडेशन को हिलाने के चक्कर में पड़े हैं, क्योंकि ये बड़े खतरनाक नारे हैं जो लगा रहे हैं। सबसे पहले तो इस्लाम को इन्वॉल्व करना पॉलिटिक्स में। खान साहब, मैं समझता हूं कि इस्लाम या मजहब, किसी भी मजहब का, हम उससे सुकून ढूंढते हैं। इन्होंने उस पर भी अटैक किया, हमें उससे भी मुतनफर करने की कोशिश में। अब दूसरा आपका मुल्क, आपकी प्राइड होती है, नेशनलिज्म पाकिस्तान में पहले ही बहुत कम है, लेकिन जो बचा कुचा है इसको वो भी इन्होंने तबाह कर दिया है कि सिर्फ हम गद्दार हैं, बाकी हम सिर्फ मुहब्बे वतन है, बाकी सारे गद्दार हैं। और उसके बाद इन्होंने तीसरा एलिमेंट जो सबसे ज्यादा खतरनाक है कि देखें पूरी दुनिया से हालत जंग में चले जाए। खुद मुख्तार कहते हैं जी, खुद मुख्तारी के लिए खान साहब ने अपनी हुकूमत भी छोड़ दी। एक तो दोनों लफ्ज गलत है। खुद मुख्तारी इसलिए नहीं हो सकती कि आप जब तक आपकी मुआशी पॉलिसी खुद मुख्तार नहीं होगी तो आप खुद मुख्तार किस तरह होंगे। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, मुईद यूसुफ की। मुईद यूसुफ साहब ये कहते थे जब तक आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी, आप जब तक पैरों पे खड़े नहीं होते, आपकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में होती है जो आपको पैसे दे रहा होता है। नंबर 1। दूसरा, खान साहब को ये नहीं पता था, और बल्कि इसके आखिरी दिनों में समझ आ गई थी शायद इनको बात की, क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते रहे। मैं उसी की तरफ आ रहा था सर, बिल्कुल आपने बात की। लेकिन एक और आपके प्रोग्राम में बताऊंगा कि वो क्यों करते रहे। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एस्टेब्लिशमेंट को उनके जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए, प्रोवोक करने के लिए शायद कर रहे थे। देखें, इतने स्मार्ट हैं ये, इतने स्मार्ट और इतने कनिंग हैं ये। इन्होंने जब निगरान वजीर आजम का नाम दे दिया जस्टिस गुलजार का, वो जुडिशरी को इन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की। फिर उन्होंने जनरल तारक का नाम ले लिया दूसरी कमेटी के लिए, वो जर्नैलों को रिश्वत देने की कोशिश। फिर भारत की तारीफ किस लिए, पहले कभी नहीं करते थे, पहले कभी नहीं करते रहे। अब इन्होंने गालियां दे देते मोदी, नरेंद्र मोदी साहब को गालियां दे देते, फाशिस्ट और पता नहीं किस किस किस्म। तो अब उनकी तारीफें के पुल बांधते थे सिर्फ इसलिए कि वो चाहते थे कि फौज के ऊपर वो किया जाए, उनके जख्मों पे नमक फेंके जाए। तो देखें, मैं समझता हूं इनका मकसद, ना तो इनका बाइज्जत एग्जिट हुआ, ना पुरवकार था एग्जिट वहां से, बल्कि जो रूमर्स उड़े हैं, मैं तो समझता हूं बीबीसी को इन्होंने तो डिनाई किया, लेकिन उसमें मेरा सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है कि अगर इन्होंने वो एक्शन नहीं उठाया था तो फिर हाई कोर्ट में रिट किसने क्यों की भाई। गार्डियन की स्टोरी भी सर आपने शायद उस पर पढ़ी होगी, गार्डियन और बीबीसी दोनों की स्टोरी है उस पे, उस रात में, बल्कि सीएनएन में भी आ चुकी स्टोरी छापी, मैंने वो भी पढ़ी। तो सारा कुछ गलत नहीं हो सकता, लेकिन बाइज्जत एग्जिट नहीं हुआ खान साहब का। और जब आप, और दूसरा मैंने आपको बताया कि जब इन्होंने ईवान छोड़ दिया, बहुत गैर जमहूरी कदम है वो, तो आप जमहूरियत में बिलीव ही नहीं करते। आप तो आपकी तो सोच मेरा ख्याल है कम्युनिस्ट है। उसकी वजह यह है कि खान साहब अपने आखिरी दिनों के आसपास कुछ अरसे में चाइना की वन पार्टी रूल को भी ये कहते थे अच्छा चाइनीज सिस्टम इज वेरी गुड। तो मेरा ख्याल इन्होंने वहां से अकाउंटेबिलिटी का कुछ नहीं सीखा, लेकिन कम्युनिस्ट आइडिया जरूर ले आए वहां से। ये सिर्फ चाहते हैं कि पीटीआई वाहिद पार्टी हो और जो दूसरे लोग हैं दूसरी पार्टियां खत्म कर दी जाए। तो इसका खासा नहीं चलता। जी जी। सर एक चीज और, मतलब इकोनॉमी का बहुत डोल पीटा इन लोगों ने, लेकिन हमारे पास इस वक्त हाथ में है 11.3 बिलियन डॉलर, जिसमें से 4 अरब डॉलर हमें चाइना ने उधार दिया और वो सिर्फ रखे हुए हैं। 2 अरब सऊदी अरेबिया के, 2 अरब जो है यूएई के हैं। मेरे ख्याल 1.5 अरब हमारे पास, और हमारा जो मंथली बिल आता है 6 अरब डॉलर से ऊपर का होता है, यानी ऑलमोस्ट 2 महीनों का हमारे पास पैसा पड़ा, वो भी हमारा अपना नहीं है। लेकिन खान साहब कहते हैं कि मैंने इकोनॉमी अच्छी की, मैंने लोगों की जिंदगियां अच्छी की, मैंने खुददारी दी कौम को, सॉवरेनिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसीलिए मेरे खिलाफ अमेरिका और बाकी आलमी ताकतों ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये सारा खेल रचाया और अपोजिशन के साथ। देखिए, खान साहब के हो सकता है कैबिनेट की इकोनॉमी अच्छी हो, बाहर तो पाकिस्तान के अंदर, मैं अभी महीना हुआ पाकिस्तान से आया हूं और मैं वहां पे वेटर्स और डोरमैन और जो क्लर्क थे, जो चौकीदार थे, मैं उनसे पूछता रहा हूं जो असल पाकिस्तानी है। बिल्कुल। इनकी कैबिनेट के इस्लामाबाद, इनके आसपास जितने लोग हैं, उनकी तो आमदन डॉलर और पाउंडों में है।
और जिस तरह इनका मुकर्रर करदा गवर्नर था स्टेट बैंक का, उसने कहा था डॉलर महंगा होता है तो आप अमीर हो जाते हो। इस तरह के लोग तो इनके एडवाइजर थे। तो वाकई पीटीआई वाले तो अमीर हो रहे हैं, जो इनके आसपास दोस्त जिनकी इनकम डॉलरों और पाउंडों में, वो तो अमीर हो रहे हैं ना, क्योंकि उनका तो रुपया बैंकों में पड़ा डबल ट्रिपल होता जा रहा है, डॉलर जब गिरता जा रहा है। तो असल में मैं उन चौकीदारों से पूछ के आया हूं जिनकी 20-20 हजार रुपया तनख्वाह, वहां पे इस वक्त उनके मुताबिक तो 2 वक्त का खाना खाना गरीब आदमी के लिए लग्जरी बन चुका है। ये तो एक प्रिविलेज है 2 वक्त का खाना खाना। पहले लोग कहते थे जी 3 वक्त का खाना, फिर 2 पे आए, अब तो एक गरीब आदमी तो 1 वक्त के खाने पर बैठा है। बिजलियां कटी पड़ी हैं उनकी, वो 2 बल्ब नहीं अफोर्ड कर पा रहे। पता नहीं खान साहब किस पाकिस्तान की बातें करते हुआ। मैंने 1000 दफा खान साहब आते हैं, देखे किस तरह कमाल का लीडर था कि सारे अवाम के सामने जो हाई स्कूल भी नहीं पढ़े उनको मिसालें ब्लूमबर्ग की दे जाता है। और मैं हैरान इस बात पे होता था। उनको कहते थे महंगाई किधर है भाई? तो मैं कहता था खान साहब आप कभी किसी चौकीदार से पूछे, किसी माली से पूछे, अपने किसी अपारा मार्केट में किसी साइकिल वाले को खड़ा करके पूछे, हाँ भाई तुम्हारा बजट किस तरह बन रहा है? पता नहीं ये किस तरह के लोग हैं। यहाँ वॉशिंगटन डीसी तक चीखें आ रही हैं उन गरीब पाकिस्तानियों की, लेकिन इनको इस्लामाबाद में, इनको बनीगाला में नहीं। लेकिन बनीगाला में इनको चीखें तो तब आए ना खान साहब अगर अपना खर्चा खुद चलाए। इनके तो अगर खुद इनकी, आप मुझे कोई बंदा पीटीआई के मेरे दोस्त कोई बता दे खान साहब का कारोबार क्या है, खान साहब का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और जितने बड़े रकबे के ऊपर बनीगाला बना वहां पे तो 40 मालियों की जरूरत है सिर्फ घास काटने के लिए, तो उनकी तनख्वाह किधर से आती है? लेकिन ये कि आज मेरे कई वफाकी वजीर कह रहे थे जी खान साहब के पास जाते थे वो तो चाय के साथ बिस्किट भी नहीं देते थे। और यार आप अरबों रुपए बना गए हो। मैंने ऐसे ऐसे मिनिस्टर आपके देखे जिनकी अभी दाढ़ी मूछे नहीं पूरी आई, अरबों के टीके लगा गए पाकिस्तान को। बिस्किट किसी ने क्या करना है? खान साहब ने तो सोने के बिस्किट दिए लोगों को। मेरा मकसद है वो मुझे ये बताएं, अगर इतनी ईमानदारी थी तो फरा बीबी भागकर दुबई क्यों गई? उसकी क्लैरिफिकेशन भी दे दे। सारा कुछ निकल रहा है सर। उनके गोशवारे जब सेनेट का टिकट दिया जा रहा था और जो उन्होंने गोशवारे जमा कराए थे टैक्स वालों को, अपने इलेक्शन कमीशन को, 97 करोड़ की प्रॉपर्टी थे के गोशवारे थे। बिल्कुल 97 करोड़। और वो औरत नाची गांव है शेखुपुरे के साथ, वहां की शेख बरादरी की औरत है वो। और ये सब 23 करोड़ से शुरू हुआ है कहानी इनकी। 2018 में जो एसेट्स थे दैट वाज 23 करोड़ और ये 3.5 सालों में 4 टाइम ज्यादा हुए हैं सर। 23 करोड़ तो बड़ी रकम होती है। ये खातून का बैकग्राउंड माछी गांव से 23 लाख वाला भी नहीं है। राइट। अपनी जिंदगी में वो मॉडलिंग करती रही है, वो अपनी जिंदगी में आगे जाबे लाहौर में करती रही है। आज 97 करोड़ की प्रॉपर्टी के गोशवारे 2019 में जमा कराइए, आज तो वो डबल हो चुके होंगे। अब तो वो 1 अरब 97 करोड़ होंगे भाई। तो उसमें आपको रियासत मदीना नजर नहीं आई। हजरत उमर की मिसालें सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए हैं, दूसरी दुनिया इनके पास तो शखाना के ऊपर जो हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त उसने एप्लीकेशन दी थी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो उसके खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट में चले गए कि हमसे ये ना पूछा जाए कि उसमें क्या क्या गिफ्ट्स आई हैं। सर 18 करोड़ का हार जो है वो, जो अब ज्वेलर है वो देखे ना, वो वादा गवाह बनेगा जो लाहौर का जिसने 18 करोड़ का हार लिया। ऐसी बात नहीं है देखें, बल्कि सबसे बड़ी गलत बात होती है। मैं खान साहब मैं फरिश्ता नहीं हूं, लेकिन मैं मजहब को अपने मुफाद के लिए बेचता नहीं हूं। नौज़ुबिल्लाह ये बहुत खतरनाक एलिमेंट है। अल्लाह ताला माफी दे, मेरे लिए मेरा मजहब बहुत मुकद्दस है। सर एक चीज मतलब फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं इमरान खान साहब का? आपको नजर आते हैं क्योंकि उसके लोग और वो खुद कह रहे कि अभी तो मैं 1/3 मेजोरिटी के साथ दोबारा आऊंगा और इनको मतलब फिर रुलाऊंगा और घसीटूंगा, ये करूंगा वो। मैं बता दूं इनके ज्यादातर सपोर्टर कौन है, जरा गौर से देखें। वो बड़े बड़े राशि अफसरों के और करप्ट बिजनेसमैनों के बिगड़े हुए बच्चे हैं। उन्होंने ना कोड़े खाए हैं, ना सजाएं झेली हैं। वो सिर्फ एक फन के लिए, जिस तरह मैंने बताया इनका फाउंडर तो डीजे बट था ना, वो गाने लगाता था, ऊंचे ऊंचे बच्चे नाचते थे। तो वो इनको सिर्फ 2-2 थप्पड़ पड़ने हैं तो इन्होंने नजर नहीं आना, नंबर 1। दूसरी बात है कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी एटीएम्स खुद ही तोड़ के फेंक दी। आप समझते हैं पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में कहीं भी आप पैसे के बगैर सियासत कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। दूसरा खास सब इस वक्त ये है कि इनके पास तकरीबन 155 एमएनएज हैं। 20-25 तो पहले भाग चुके हैं, 20-25 और भागेंगे। 100 के 100 से नीचे आके एमएनए जो रिजाइन देंगे वहां पे जिमनी इलेक्शन होंगे। तो पीछे इनके पास इनका मुस्तकबिल ये है कि ये पिछली सारी जिंदगी 10-15 एमएनए लेकर पीछे असेंबली के पीछे बैठ के तालियां बजाते रहेंगे, बस ये इनका।
सर एक आखिरी क्वेश्चन, अभी जो नई हुकूमत आई है कैसा देख रहे हैं शहबाज शरीफ, क्योंकि पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मियां साहब को तो ज्यादा एक्सपीरियंस था, लेकिन जो एक दिन में हम थोड़ा सा देख रहे हैं तो काफी एक्टिविटीज की और एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन आप वहां से कैसा देख रहे हैं? कुछ बेहतरी आ जाएगी, अमेरिका के साथ ताल्लुकात हो, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हो, या इस रीजन के बाकी कंट्रीज के साथ हो? जो 2-3 चीजें मैं देख रहा हूँ, एक तो मोदी साहब का ट्वीट है, वो बताता है कि वो उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। शहबाज शरीफ साहब के पहले आते ही जो उनका पहली उन्होंने मीटिंग की है, वो सारे उन्होंने अपने मुआशी एडवाइजर बुलाए हैं, उनसे मीटिंग की है। और दूसरा, ये पीपल्स पार्टी, नून लीग और दूसरी पार्टियां, इनका 30-40 साल का एक्सपीरियंस है। और दूसरा, इनका माजी इतना साफ नहीं है, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि लोग रिफॉर्म हो जाते हैं, लोग चेंज हो जाते हैं, लोग मैच्योर हो जाते हैं। अगर ना हुए तो फिर ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया जो है, मैं सबसे बड़े चैलेंजेस जो उनके पास मुआशी इशू के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है इशू पाकिस्तान का, वो जो नफरतें फैला रहे हैं पीटीआई वाले, वो उन्होंने अपने रियासत को खोखला करना शुरू कर दिया है। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। उन्होंने इस्लाम और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर दिए हैं। दूसरी सबसे बड़ी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस नफरत को किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये दूसरे सबसे बड़ा एलिमेंट। तीसरा है, मैं उस पर खुश हूं इनका, मैंने सुन के कि शहबाज शरीफ साहब का पहला दौरा चाइना और सऊदी अरेबिया है। बड़ी मैच्योर अप्रोच है उनकी, और ये चाहिए दौरा। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ उनका वजीर खारजा जो है, वो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप के दौरों पर जाए, लोगों को बताएं वी आर डिफरेंट, वी आर पीसफुल लविंग, वी आर पीस लविंग पीपल। हम सीरियस लोग हैं, हम आइन की पासदारी पर यकीन रखते हैं। लोगों को बताएं कि हम पिछली रजीम में और हम में क्या फर्क है, ये एक्सप्लेन करें जाकर दुनिया। और ये 3-4 चीजें हैं, और मैं आई एम वेरी होपफुल, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मैं तवक्को करूंगा कि अब ये हमारी अपोजिशन जो आज लोग आए हैं, ये कुछ इन्होंने सीखा होगा माजी में, और ये मैच्योर स्टेप्स लेंगे। वरना इस वक्त पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जो है, वो आपको पता है, पिछले दिनों CNN ने ग्रीन पासपोर्ट की लिस्ट छापी थी, पासपोर्ट्स की जो इंपॉर्टेंस है, और उसमें पाकिस्तान नीचे अफगानिस्तान और इराक के आसपास फिर रहा था। सर बिल्कुल बिल्कुल, सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से ऊपर था, बाकी सबसे नीचे था। तो इनको चाहिए कि बाहर निकले हमारे जो नए वजीर आजम और वजीर खारजा, और लोगों को बताएं, और भारत के साथ रिलेशनशिप अपने ठीक करें, अपने अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, चाइना के साथ CPEC को आगे चलाएं, उसको स्पीड अप करें। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम CPEC को स्पीड अप करेंगे। तो सॉलिड स्टेप्स लें, मैच्योर स्टेप्स लें। और ये जो नफरतें हैं, जिस तरह हम पहले भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले कह रहे थे कि इतना तफरका बन चुका है, लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत ज़बरदस्त बात की, और जो मेरियट में आज हमें नज़र आया, और जो हालत बिल्कुल आपने एंड भी इसी पे कर दिया कि नफ़रत इतनी ज़्यादा है। और जितने भी लोगों से मेरी अभी पिछले एक महीने से बात हो रही, वो यही बात करते हैं कि बाकी सारी चीज़ें सही हो सकती है, लेकिन जो नफ़रत है, एट स्पीचेस और इस तरह की चीज़ें, एक दूसरे का गिरबान पकड़ना है, ये बड़ा खतरनाक है हमारी सोसाइटी के लिए। बल्कि सेगमेंट खत्म करने से पहले आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा, मैं सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, 2 दफा लॉ स्कूल गया हूँ। मेरा लड़का जो है, उसको मैंने शुरू से तरबियत दी थी सियासत में आने की, और वो लॉ स्कूल में भी, यहाँ पे 2nd ईयर में। और अंदाजा ये लगाए कि मैं हार्डकोर रिपब्लिकन हूँ, हम ट्रम्पस्टर, जो कि एक सुपरलेटिव आखिरी स्टेज है रिपब्लिकन पार्टी, लेकिन मेरा लड़का आगे सियासत में आना चाहता है डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से। तो देखें, ये दिस इज जस्ट एन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इसको बिल्कुल ऐसे ही लेना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और आज जिस तरह के वाकयात आप पाकिस्तान में होते, रूनुमा होते देख रहे हैं, मुझे अफसोस होता है। आप क्या फर्क पड़ता है, एक भाई रिपब्लिकन है, दूसरा डेमोक्रेट है, एक PTI के साथ है, दूसरा नून लीग के साथ, क्या फर्क पड़ता है? ये जस्ट पॉलिटिकल ओपिनियन, और यू हैव अ राइट टू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। क्या फर्क पड़ता है? और हमें सबसे बड़ी बात है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारा टारगेट पाकिस्तान की तरक्की होना चाहिए। हमारे नजर में सबसे बड़ा हमारा जो एसेट है हमारा, बीइंग अ पाकिस्तानी, रिस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग, रिस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तानी पासपोर्ट, और रिस्पेक्ट ऑफ आवर सोसाइटी, एंड लव ईच अदर। ये हमें सीखना पड़ेगा।
बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल आपने ये बात एंड बिल्कुल सही कर दी। मैं इस पे कोई और बात नहीं करूंगा। हमें इन चीजों की जरूरत है, ना कि उन चीजों की जो ये लोग कर रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। पाकिस्तान